प्रश्नावली 7.3 इसका पहला प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो आकृति 7.39 से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। और आकृति 7.39 में कैसा आकृति है, ये कुछ इस प्रकार का आकृति है यहाँ पे, और उसी के बारे में इस प्रश्न में लिखा हुआ है और इसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति में 7.39 में ये आकृति ऐसा है, और त्रिभुज ए बी सी ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज डी बी सी ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बी सी पर बना हुआ है, ये रहा बी सी, और इसी आधार पर ये दोनों त्रिभुज बना है ए बी सी और डी बी सी। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्या मतलब है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो ए बी सी में दो भुजा बराबर होगा, ये भुजा ले लेते हैं, ये भुजा बराबर है इसके बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ क्या लिखा, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहला समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी हो गया और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज डी बी सी हो गया। ए बी सी में दो भुजा ए बी बराबर हो गया ए सी के, और डी बी सी में भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, इसलिए इसमें डी बी बराबर हो गया डी सी के। इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब आगे है, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे, ये ए रहा और ये डी रहा। अब इस ए डी को आगे हम बढ़ाते हैं तो यह बी सी को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, पी पर, ये रहा पी पर प्रतिच्छेद किया। अब आगे है, तो दर्शाइए कि, अब देखो कि यहाँ पे क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है। पहला में है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसन त्रिभुज ए सी डी, यानी कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ए बी डी ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा, ए सी डी ये वाला त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ये चीज़ पहला में प्रूव करना है। और दूसरा में क्या करना है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। ए बी पी कहाँ है, ए बी पी ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के ए सी पी ये त्रिभुज के। और तीसरा में है, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए पी ये रहा, ये कोण ए को समद्विभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा, एक ये और एक ये, दोनों बराबर भागों में बांटेगा। उसी प्रकार यही कोण डी को दो बराबर भाग में बांटेगा, एक भाग ये और एक भाग ये, और दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे भी दोनों भाग बराबर होना चाहिए और ये दोनों भाग भी बराबर होना चाहिए, यही चीज़ तीसरा में सिद्ध करना है। और चौथा में क्या है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ए पी बी सी पर लंब डालेगा, ये लंब हो जाएगा समद्विभाजक, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। बी पी बराबर होना चाहिए सी पी के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए और लंब भी होना चाहिए, ये चौथा में सिद्ध करना है। सबसे पहले पहला को सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, ए बी डी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, समझाने में आसानी होगा। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के, ये ए बी बराबर है ए सी के बताए थे, और डी बी बराबर है डी सी के, डी बी बराबर है डी सी के, ये दिया हुआ था, ठीक है। अब पहला सिद्ध करते हैं, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी को। तो सर्वांगसम दोनों को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी डी में, देखिए इस त्रिभुज का ए बी भुजा त्रिभुज ए सी डी का ए सी भुजा के बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, एक साइड दोनों बराबर हो गया। अब देखिए डी बी बराबर है डी सी के, ए बी डी त्रिभुज का डी बी भुजा ए सी डी त्रिभुज के डी सी भुजा के बराबर है, दोनों त्रिभुज में दो दो भुजा बराबर हो गया। अब देखिए ए डी ये भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, त्रिभुज ए बी डी में भी उभयनिष्ठ है और त्रिभुज ए सी डी में भी उभयनिष्ठ है। तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, यानी कि साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बराबर हो गया। वही चीज़ लिखना है, पहला में लिखना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देंगे, प्रमाण क्या देंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर है ए सी की और बी डी बराबर है डी सी की, ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये दोनों दिया हुआ है, और ए डी इक्वल टू ए डी ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी साइड से, जिसके बारे में पर में 7.4 में लिखा हुआ है। अब जब दोनों त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गया है, तब सी पी सी डी से कोण बी ए पी बराबर हो जाएगा कोण सी ए पी के, बी ए पी बी ए डी यह बराबर हो जाएगा सी ए डी के,
और बी ए डी ही कौन क्या है, बी ए पी है, और सी ए डी ही कौन, सी ए पी कौन है। अब इसको आगे इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी ए डी है ना, बी ए डी, इसको क्या लिख सकते हैं, कौन बी ए पी लिख सकते हैं, कौन बी ए पी इक्वल टू सी ए डी को क्या लिख सकते हैं, कौन सी ए डी को कौन सी ए पी लिख सकते हैं, कौन सी ए पी। और इसको मान लीजिए समीकरण 1। पहला प्रूफ यहीं पे हो गया, पहला प्रूफ यहाँ पे, ये पहला प्रूफ हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, कौन बी ए पी इक्वल टू कौन सी ए पी क्या दिखा रहा है, कौन बी ए पी इक्वल टू कौन सी ए पी क्या दिखा रहा है, कि कौन ए दो भाग में बट रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये दोनों भाग इक्वल है, यानी कि ए पी कौन ए को दो भाग में बांट रहा है और दोनों भाग क्या है, इक्वल है। और तीसरा नंबर में यही चीज़ था दिखाना कि ए पी कौन ए और कौन डी दोनों को समविभाजित करता है। इसका यही मतलब है कि दो बराबर भाग में बांटेगा, ए पी कौन ए को दो बराबर भाग में बांटेगा और कौन डी को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो यहाँ से पता चल गया है इससे कौन बी ए पी इक्वल टू कौन सी ए पी से कि ए पी कौन ए को दो बराबर भाग में बांट दिया है, यानी कि तीसरा का एक हम लोग प्रूव कर दिए हैं। और एक चीज़ प्रूव करना है कि ए पी कौन डी को समविभाजित करेगा, इसको हम लोग प्रूव अभी तक नहीं किए हैं। अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि कौन ए को ए पी दो भाग में बांटता है, दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कि समविभाजित करता है। अब दूसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। ए बी पी ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए ये तो दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, पहला त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी से। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखे हैं ये इक्वेशन 1 से कि बी ए पी इक्वल टू क्या है, सी ए पी है, बी ए पी इक्वल टू है सी ए पी के, यानी कि अब क्या हुआ, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो गया। और ए पी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी पी में भी है और त्रिभुज ए सी पी में भी है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे प्रमाण देना है सिद्ध करने के लिए। प्रमाण क्या देना है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है, और कौन बी ए पी इक्वल टू कौन सी ए पी, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया समीकरण 1 से। या तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, या लिख सकते हैं समीकरण 1 से। कोई भी दो रीजन दे सकते हैं, ये वाला रीजन दीजिए या समीकरण 1 वाला रीजन दीजिए। अब ए पी इक्वल टू ए पी है ये, यानी कि ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी ये प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड से, जिसके बारे में अभिगृहित 7.1 में लिखा हुआ है। अब जब त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ए सी पी के, तो बी पी इक्वल टू सी पी लिख सकते हैं, बी पी इक्वल टू सी पी लिख सकते हैं, सी पी सी टी से। और इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण 2। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना ही दूसरा में सिद्ध करना था, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कि दूसरा प्रूफ हो गया। अब क्या सिद्ध करना है, तीसरा सिद्ध करना है। देखिए तीसरा में क्या है, ए पी कौन ए और कौन डी दोनों को समविभाजित करता है, ये तो हम देख रहे थे ए पी कौन ए को समविभाजित करता है, समीकरण 1 से देख चुके हैं ये चीज़। समीकरण 1 में यही है कौन बी ए पी इक्वल टू कौन सी ए पी। यहाँ से पता चल रहा है कि ए पी कौन ए को समविभाजित कर रहा है। अब केवल सिद्ध करना है कि ए पी कौन डी को समविभाजित करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यह दिखाना पड़ेगा कि कौन बी डी पी ये वाला कौन बराबर होगा कौन सी डी पी के, ये दोनों कौन बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए पी कौन डी को समविभाजित करता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी। देखिए इस त्रिभुज में डी बी बराबर है डी सी के, ये दिया हुआ है, और बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा। समीकरण 2 में हम लोग यही चीज़ लिखे थे। और डी पी देखिए ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज अब क्या हो गया, साइड से सर्वांगसम हो गया। एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, इसलिए साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कौन बी डी पी ये बराबर हो गया कौन सी डी पी के, और ए पी कौन डी को यही दोनों भाग में बांट रहा है, बी डी पी में बांट रहा है एक भाग, और दूसरा भाग किसमें बांट रहा है, सी डी पी में बांट रहा है, और ये दोनों कौन बराबर है, यानी कि ए पी कौन डी को समविभाजित कर रहा है। वही चीज़ लिखना है त्रिभुज डी बी पी और डी सी पी में डी बी बराबर डी सी दिया है, बी पी इक्वल टू सी पी, ये सी पी सी टी से आया था, यानी कि समीकरण 2 से आया है ये, और डी पी इक्वल टू डी पी ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज डी बी पी सर्वांगसम त्रिभुज डी सी पी, किससे साइड से। अब इसलिए कौन बी डी पी इक्वल हो जाएगा कौन सी डी पी के, सी पी सी टी से। बी डी पी इक्वल टू कौन सी डी पी,
दोनों इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, और इसको बोल देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से ए पी कोण ए तथा कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। समीकरण 1 में क्या था, ये था कोण बी ए पी इक्वल टू कोण सी ए पी। ये चीज़ तीसरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम चौथा प्रूव करेंगे। चौथा में क्या है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये ए पी है, ये बी सी का लंब समद्विभाजक है। इसका क्या मतलब है कि ये कोण 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा, और साथ में बी पी इक्वल टू सी पी होगा। बी पी इक्वल टू सी पी होगा, ये तो है ही, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है समीकरण 2 से कि ए पी बी सी का समद्विभाजक है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक है ये यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन लंब समद्विभाजक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा कोण डी पी बी इक्वल टू कोण डी पी सी होना चाहिए। कोण डी पी सी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्रूव हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि चौथा प्रूव हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि त्रिभुज डी पी बी और त्रिभुज डी सी पी को लेते हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है, और जब सर्वांग है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण डी पी बी बराबर हो जाएगा कोण डी पी सी के सी पी सी डी से। और एक चीज़ देखिए, कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी सी इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ये दोनों कोण क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब वही चीज़ लिख दी है, कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है सी पी सी टी से। तो अब हम डी पी सी की जगह कोण डी पी बी लिखेंगे। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख दिए, तो क्या हो जाएगा कोण डी पी बी प्लस इसकी जगह पर क्या हो गया, ये लिख दिए कोण डी पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण डी पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से निकालेंगे कोण डी पी बी, तो क्या आ जाएगा, कोण डी पी बी इक्वल टू आ जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसलिए कोण डी पी बी इक्वल टू 90 डिग्री और यही इक्वल टू किसका है, डी पी सी का। और बी पी इक्वल टू सी पी पहले से ही था, बी पी इक्वल टू सी पी कहाँ से था, समीकरण 2 से था। तो यहाँ पे इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। और यही चीज़ क्या चौथा में प्रूव करना था। लंब यानी कि 90 डिग्री, देखिए कोण डी पी बी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू कोण डी पी सी, ये हो गया लंब, और समद्विभाजक ये हो गया बी पी इक्वल टू सी पी। और इस तरह प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है।